गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सभी ने कल पढ़े थे रासायनिक अपक्रिया और समीकरण में विस्थापन अपक्रिया, उभय विस्थापन अपक्रिया, ऑक्सीकरण और अपकरण पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम लोग बच्चों कि ऑक्सीकरण और अपकरण का उदाहरण या इसके दैनिक जीवन में इसका प्रभाव। तो ऑक्सीकरण और अपकरण के दैनिक जीवन में प्रभाव। तो इसका जीवन में क्या प्रभाव होगा वो देखते हैं। पहला है भोजन खराब होना। तो भोजन कैसे खराब होता है? तो भोजन का खराब होने का सबसे पहले रीजन है कि उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा और तेल उसमें होने के कारण सबसे पहले है कि भोजन खराब होने का उसमें वसा होता है, तेल या वसा या तेल देखिए में हवा से संपर्क में आने के कारण उसमें एक विशेष प्रकार का अप्रिय गंध होता है। कौन सा? अप्रिय गंध होता है, मतलब दुर्गंध होता है, इसीलिए उसे हम लोग बासी भोजन कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बासी भोजन क्या है। बासी भोजन क्या है? जब भोजन को खुले समय के खुले वायु के संपर्क में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो वायु में भोजन में उपस्थित वसा तथा तेल वायु से संपर्क कर एक दुर्गंध या अप्रिय स्वाद प्राप्त होता है या होता है। इसीलिए इसे बासी भोजन कहते हैं। तो आपने समझ गए कि बासी भोजन किसे कहते हैं। सिंपल सा, जब हम कोई भोजन को हम खुले हवा में छोड़ दिए जिसके कारण उसमें तेल वसा उपस्थित था, जो हवा से क्या किया, संपर्क कर लिया। संपर्क करने के बाद उसमें से एक विशेष प्रकार का दुर्गंध या अप्रिय स्वाद, खाने में अच्छा ना लगे, उसे हम लोग बासी भोजन कहते हैं। अब कुछ भोजन को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों पहले रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। दूसरा वायुरोध बर्तन, जिसमें मतलब चारों तरफ से बर्तन बंद हो, जैसे हवा का संपर्क बना हो, उसका उपयोग करते हैं। हम लोग एक विशेष प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं वसा युक्त भोजन को। तो पहले तो बर्तन बंद का उपयोग करेंगे जो बंद हो, दूसरा रेफ्रिजरेटर का, तीसरा वसा युक्त भोजन को सुरक्षित रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसा डाल दिया जाता है जिसमें उसमें ज्यादा दिन तक भोजन सुरक्षित रहे। तब भोजन सुरक्षित रखने का 3 उपाय। पहला हुआ कि बर्तन चारों तरफ से बंद हो, हवा के संपर्क में ना हो। दूसरा क्या होगा कि आपका रेफ्रिजरेटर हो। तीसरा जो वसा युक्त भोजन है जिसमें तेल उल सब ज्यादा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जैसे कुरकुरे है, चिप्स है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, या कोई कोल्ड ड्रिंक है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के काम करते हैं। जैसे अचार में सिरका या नमक डालते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जिससे उस वस्तु पदार्थ को ज्यादा दिन तक चलाया जा सके।
अब है कि साक्षरण, साक्षरण कोरिजन मतलब जंग लगना, ये भी एक ऑक्सीकरण अपकरण का प्रक्रिया है। अब पढ़ेंगे साक्षरण, तीसरा चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये भी एग्जाम्पल किसका है, ऑक्सीकरण और अपकरण का। इसमें जंग लग जाता है, इसको जंग के बचाने को उपाय किया जाता है। ये भी ऑक्सीकरण अपकरण का प्रक्रिया है। अब थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि जंग किसे कहते हैं। तो वायु के संपर्क में आने पर लोहा या कोई भी धातु पदार्थ उस पर एक विशेष प्रकार का परत हो जाता है, उसे हम लोग जंग कहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों हम लोग कि भोजन का पाचन, डाइजेस्ट ऑफ फूड कैसे होता है शरीर में। सब भोजन खाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, ये आगे जाके स्टार्च बनता है बच्चों। अब ये स्टार्च क्या होता है, स्टार्च बनता है और यह स्टार्च जाके आपको ग्लूकोज का निर्माण करता है। यही ग्लूकोज का निर्माण करके आगे टूटकर जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो सूर्य वायु शरीर पूरे शरीर में जाता है और फिर शरीर से बाहर जाता है। तो ये ग्लूकोज टूटकर हमको ऊर्जा के निर्माण में आ जाता है। ये ग्लूकोज दो भाग में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, और ये गैस फिर हमारा श्वसन क्रिया के कारण ये ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर में ताकत मिलती है। फिर से समझ लीजिए, भोजन हम खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में ये प्रक्रिया अंदर से गई, फिर इसके बाद क्या, जब श्वसन क्रिया किए तो ये भोजन है स्टार्च के रूप में हो गया, ये टूटकर ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज जैसे श्वसन क्रिया किए तो ग्लूकोज से दो भागों में हो गया, ऊर्जा बना, और वही ऊर्जा हमें ताकत मिलती है, और वो श्वसन लेते हैं तो हवा जाती है, बाहर निकलती है, जिसके कारण हमारा निकलती है। अब बाकी बायोलॉजी में आपको बढ़िया से मिल जाएगा इसको समझने के लिए। अब है आगे बच्चों दहन। ये दहन क्या है, दहन, कंबशन, कंबशन। अब देखिए दहन क्या है, वैसा पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो कोई भी पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम लोग दहन कहते हैं। एग्जाम्पल में C+O2 तो हो गया CO2, ऊष्मा प्लस प्रकाश, ये दहन हो गया। अब बच्चों दहन को दो भाग में बांटा गया, एक जो दहन का सपोर्ट करता है, एक जो दहन को सपोर्ट नहीं करता है। तो एक हो गया कंबस्टाइल सब्सटेंस, दहनशील पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जो दहन की प्रक्रिया में सपोर्ट करता, जो जलता है, जो दहन में जलता है, या वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलती है या जलता है, जो दहन में जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं, कंबस्टाइल। जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि, और सब बहुत सारी चीजें जो जल रहा है वो दहनशील हुआ, ठीक है। और जो नहीं जलेगा बच्चों वो हो जाएगा अदहनशील पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। वैसा क्रिया जो दहन की क्रिया में नहीं जलता उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अब बच्चों बात रही कि दहनशील पदार्थ की क्या क्या जरूरतें हैं, मतलब दहनशील कैसे होता है वो पढ़ते हैं। आप समझ गए, दहनशील जो जलने में सपोर्ट करता है उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं, जो जलने में सपोर्ट नहीं करता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दहन के लिए आवश्यक शर्त, कौन कौन दहन के लिए आवश्यक शर्त है।
जरूरी। तो पहला है कि कोई जो जलेगा तब ना, जो पदार्थ जलने वाला हो। तो क्या हो गया, अभी क्या पढ़े, तो पहला होगा दहनशील ही पदार्थ हो, दहनशील पदार्थ मतलब जो जलने वाला हो। दूसरा बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। चाहे कुछ बिना ऑक्सीजन में भी जलते तो आगे। अब तीसरा है हमें इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप। बच्चों ये ज्वलन ताप क्या है, तो पहला तो समझ गए कि दहनशील के आवश्यक शर्त कंडीशन क्या क्या है। दहनशील कैसे काम करे, तो पहले जलने वाला पदार्थ हो, कागज हो या कुछ भी जलेगा तभी ना, तो दहनशील हुआ। अब वो जलने के लिए आपको पता है कि किसी चीज पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से गैस कोई भी जल क्या होता है, आग को बुझाया जाता है, तो जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। तीसरा हो गया ज्वलन ताप। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे ज्वलन ताप क्या कहते हैं बच्चों, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर को, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो कोई पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलना शुरू करते हैं, जैसे एग्जांपल में बच्चों, अगर हम लोग एक लकड़ी ले लिए, एक कागज, तो पहले कौन जलेगा, तो कागज, इसका ज्वलन ताप कम हो गया। अगर मान लीजिए कि पेट्रोल ले लिए, तो इस दोनों से ज्यादा इसका ज्वलन ताप क्या होगा, सबसे कम, सबसे पहले आग पकड़ेगा तुरंत, पेट्रोल छूटेगा छूटेगा और क्या होगा, आग पकड़ लेगा तुरंत, कीप द फायर या कैच द। अब क्या हुआ, तो जो न्यूटन ताप पर कोई जलना शुरू करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। जैसे मान लीजिए गोईठा लिए, उसको जला रहे, वो जल नहीं रहा। अब एलपीजी गैस क्या है, तुरंत जलाए जल गया। तो एलपीजी गैस और गोईठा की बात किया जाए तो ज्वलन ताप किसका कम है, तो हम तुरंत कहेंगे कि गैस का ज्वलन ताप कम है, क्योंकि वो बहुत जल्दी से आसानी से जल गया। ठीक है, तो ज्वलन ताप उसी को कहते हैं। अब आगे देखिए, अब है ज्वाला। ज्वाला क्या होता है बच्चों, तो ज्वाला आपका जब कोई पदार्थ जलता है, दहनशील होता है, तो उसी के प्रक्रिया में जो उत्पन्न आग होता है उसको हम लोग ज्वाला कहते हैं। अब थोड़ा मोमबत्ती के बारे में जान लेते हैं। मोमबत्ती का ज्वाला बच्चों हम ये पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा कि 3 तरह का प्रकाश में हम लोग देखें इसको। तो ये एक तरह का मोमबत्ती है, मान लीजिए ये आपका मोम है, खाली नहीं रखें, ठीक है। आप देखिए, अब इसमें क्या है बच्चों कि 3 तरह का है। एक ये जो केंद्रीय मंडल दिख रहा है बीच का, सबसे सबसे लास्ट का, फिर दूसरा प्रकाश मंडल। ये बच्चों केंद्रीय मंडल में लिखेंगे, मोमबत्ती का सबसे पहला प्रथम भाग केंद्रीय मंडल होता है, प्रथम भाग केंद्रीय मंडल होता है। इसका रंग नीला रंग का होता है। कौन सा रंग, नीला रंग का होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है या ना के बराबर रहती है, इसीलिए ये पूर्ण रूप से जलता नहीं है। ठीक है, दूसरा है बच्चों प्रकाश मंडल, इसका रंग पीला होता है। लिखेंगे केंद्रीय मंडल के बाद दूसरा आता है वो प्रकाश मंडल होता है। इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण ये पूर्ण
दहन होता है या जलता है, इसलिए इसका रंग पीला होता है। तीसरा है बच्चों, लिखा ही है प्रकाशहीन मंडल, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है, इसमें पर्याप्त से ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसीलिए सबसे अधिक ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, तो मोमबत्ती को जलाइएगा तो 3 भाग में आपको देखने को मिलेगा, पीला, ब्लू और प्रकाशहीन। आप मोमबत्ती को जब ऐसे बंद करिएगा तो शायद आपको कम जलेगा, कोशिश नहीं कीजिएगा, आपके पास प्रयास कम है, हो सके हाथ जल जाएगा, और ऊपर से करिएगा तो ज्यादा है। तो आपने मोमबत्ती का बनावट सीख लिए, मोमबत्ती का बनावट हम मोमबत्ती बना लेंगे, फिर लिखेंगे। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय मंडल, प्रकाश मंडल और प्रकाशहीन मंडल। केंद्रीय मंडल मोमबत्ती का सबसे प्रथम भाग के माना जाता है, जो नीला रंग का होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए पूर्ण दहन नहीं होता है। केंद्रीय मंडल के बाद लिखेंगे प्रकाशमान मंडल है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है और यह नीला रंग से जलता है, इसमें दहन की प्रक्रिया होती है। यह मतलब दहन में तो सब में हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फिर आगे ये इसमें पूरी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा अधिकांश होती है, जिसके कारण इसमें प्रकाश का कोई रंग नहीं होता या पूर्ण दहन के रूप में होता है। आप ये समझ गए बच्चों। अब है कि थोड़ा सा आप एलपीजी के बारे में आपको दे दिया है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये हो गया एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बच्चों इसमें कौन सा गैस भरा हुआ था? C4H10, चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। कोई आइसोब्यूटेन करते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन करते हैं, वहां पढ़ेंगे तो संरचना में हो जाएगा। आपका चौथा चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये ब्यूटेन हो गया। और एक होता है बच्चों की गैस, जब हम लोग क्या करते हैं घर में खाना वाना बनाने के लिए, गलती से क्या होता है गैस को ऑन कर देते हैं और उसके बाद माचिस खोजते रहते हो, तो गैस में से एक विशेष प्रकार का गंध आती है जो अच्छा ना लगता है, बहुत उल्टी जैसा। ऐसे गैस में कोई गंध नहीं होता, लेकिन उसको डाला जाता है, उसे गैस में डाला जाता है जिससे पता चले कि गैस लीकेज है। अगर वो गंध नहीं डालता तो क्या होता है, गैस लीकेज होता, पता भी नहीं चलता, घर में आते माचिस मरता, खत्म सब। तो इसलिए उसमें एक विशेष प्रकार का गंध डाल दिया। गंध क्या डाला? एकदम दुर्गंध जैसा हो, मतलब सूंघने में एकदम खराब लगे, तो आदमी को पता चले अरे गैस निकल रहा है, चल गैस जल्दी बंद करो। तो उसमें एक विशेष प्रकार का मिलाया जाता है जिसको कहते हैं एथिल मरकैप्टन। ये तो इसमें पाया जाता है और होता है एथिल, देखो नाम हुआ है एथिल मरकैप्टन, मतलब बच जाओ। फॉर्मूला C2H5SH, बच्चों C2H5SH ये मिलाया जाता है, जिससे क्या कारण होता है कि पता चल जाता है कि हाँ गैस लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो पता चल गया कि गैस लीकेज हो रहा है तो आदमी गैस बंद कर देता है। और ऐसे गैस में सावधानी होनी चाहिए, गैस खुला रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, उससे भी आग लग सकती है। तो आपका बच्चों प्रथम चैप्टर पहला रासायनिक अभिक्रिया अन्य समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो गया। आपका केमिस्ट्री में बच्चों पहला चैप्टर भी हो गया, दूसरा चैप्टर ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुके हैं, और चौथा चैप्टर भी केमिस्ट्री में हो गया, मतलब 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और सारा वीडियो एकदम घर जैसा आपको समझने वाले पूरा विस्तार से बताते हैं कि आप उसका होमवर्क भी कर सकते हैं या नोट्स कॉपी भी बना सकते हैं, इस तरह से आप पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा और वीडियो को बच्चों लोग में शेयर करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।